वेलकम साइंस स्क्वाड। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। आप हेल्दी सोचते हो तो क्या दिमाग में आता है? जिम, सिक्स पैक एब्स? पर क्या बस इतना ही है? शायद नहीं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 का पार्ट 1, सोशल हेल्थ। और ये टॉपिक ना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं है। ये सीधा हमारी लाइफ, हमारे रिश्तों के बारे में है। बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, स्क्रीन पर देखो, सोचो जरा। जब हम कहते हैं हेल्थ तो आम तौर पर हमारे दिमाग में ऐसी ही कुछ इमेज आती है ना? फिजिकली फिट बॉडी। पर क्या यही पूरी पिक्चर है? अब दो लोगों को इमेजिन करो। एक तरफ है कोई जिसके मसल्स तो बहुत स्ट्रांग है पर बेचारा हमेशा अकेला उदास रहता है, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो शायद उतना फिट ना दिखे पर अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश है, कनेक्टेड है, हंस रहा है। तो अब सवाल ये है, इन दोनों में से आखिर असली हेल्थ कौन है? पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसके बारे में क्या कहती है? वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है, सिर्फ बॉडी से फिट होना काफी नहीं है। असली हेल्थ तो तब है जब आप मेंटली और सोशली यानी मानसिक और सामाजिक तौर पर भी ठीक हो। तो अगर आप आइसोलेटेड फील करते हो या हमेशा गुस्से में रहते हो तो WHO के हिसाब से टेक्निकली आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो। इंटरेस्टिंग है ना? चलो तो फिर इसी आइडिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये सोशल हेल्थ आखिर है क्या चीज? लेट्स चेक आउट द ऑफिशियल डेफिनेशन। और हाँ, ध्यान से सुनना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so here it is. The definition is surprisingly simple. Social health is the ability of a person to establish relationships with other persons. कितना सिंपल है ना? मतलब हमारी वो काबिलियत जिससे हम दूसरे लोगों से रिश्ते बना पाते हैं। और इसका मतलब सिर्फ हेलो हाउ आर यू करना नहीं है। इसका मतलब है लोगों से आगे बढ़कर एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना, उनको समझना। ये है असली सोशल हेल्थ। तो सवाल ये है कि एक सोशली हेल्दी पर्सन में क्या क्वालिटीज होती हैं? वो दिखता कैसा है? सबसे पहले वो आसानी से अलग अलग सोशल सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेता है। उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, वो दूसरों पर ट्रस्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है। और इसका नेचुरल रिजल्ट क्या होता है? उसके बहुत सारे दोस्त और अच्छे रिश्ते होते हैं। बेसिकली अगर आप एक पीपल पर्सन हो जिसे लोगों से घुलना मिलना पसंद है तो चांसेस आर आपकी सोशल हेल्थ बहुत अच्छी है। ओके, पर एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ हम पर डिपेंड करता है? क्या हमारी सोशल हेल्थ 100% हमारे कंट्रोल में है? एक्चुअली नहीं। हमारा सोशल एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास का जो माहौल है वो इस पर बहुत बड़ा असर डालता है। लेट्स सी हाउ। और यही है इसका अहम पॉइंट। आपकी वेलबींग, आप कितना अच्छा फील करते हो, वो आपके आसपास की दुनिया पर डिपेंड करता है। मतलब आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल, आपका नेबरहुड, ये सब मिलकर या तो आपको सोशली हेल्दी बना सकते हैं या अनहेल्दी। सोचो इसके बारे में। इट्स अ रियली पावरफुल आइडिया। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट बनता कैसे है? इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप 1 है, आती है बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई। सिंपल। अगर ये ही नहीं है तो सोशल हेल्थ की बात ही नहीं हो सकती। उसके ऊपर स्टेप 2 है, आती है अच्छी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप आगे बढ़ सको। फिर स्टेप 3 हमारा सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, घूमने के लिए गार्डन्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4 सोशल सेफ्टी, एक ऐसी जगह जहां आप सेफ फील करो, जहां पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हों। ये सब मिलकर बनाते हैं एक सोशली हेल्दी माहौल। पर जैसा हर स्टोरी में होता है, जहां हीरो है वहां विलन भी होता है। तो यहाँ भी कुछ विलन्स हैं। ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, इस बैलेंस को बिगाड़ते हैं। तो चलो मिलते हैं इन एनिमीज ऑफ वेलबींग से। ओके, तो 3 मेन दुश्मन हैं हमारी सोशल हेल्थ के। नंबर 1 मेंटल स्ट्रेस। आजकल का कंपटीशन, लोनलीनेस, इन सब से आता है स्ट्रेस। नंबर 2 एडिक्शन, यानी किसी भी चीज की लत, चाहे वो टबैको हो, अल्कोहल हो, कुछ भी। और नंबर 3 इनक्योरेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जैसे एड्स, टीबी या लेप्रेसी। हम इन तीनों टॉपिक्स पर आगे के पार्ट्स में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस ये याद रखो कि ये 3 मेन विलन्स हैं। ऑलराइट, काफी कुछ समझ लिया हमने। तो अब टाइम है एक क्विक बोर्ड एग्जाम चेक का। चलो देखते हैं कि आज के मेन पॉइंट्स आपको कितने याद हैं। लेट्स लॉक इन द बेसिक्स। रेडी? Okay, first question. बिल्कुल straight question है. Define social health. याद करो वो एक simple सी line क्या थी? Come on, you know this. And the answer is the ability of a person to establish relationships with other persons. बिल्कुल।
अगर आपने ये सोचा था तो वेल डन। ये लाइन तो एकदम बाय हार्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोई भी 2 ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स बताओ जो सोशल हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। याद है हमने उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी, उनमें से कोई भी 2। क्या सोचा? अगर आपने एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज या गार्डन्स और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें सोची हैं तो ब्रिलियंट, आप बिल्कुल सही हो। यही वो पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और चलो आखिरी सवाल आज के लिए, सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले यानी हमारे उस विलन का नाम बताओ, कोई भी एक मेजर फैक्टर। परफेक्ट। मेंटल स्ट्रेस या एडिक्शन, दोनों में से कोई भी जवाब बिल्कुल सही है। यही वो अहम नेगेटिव प्रेशर्स हैं जो सारा बैलेंस खराब कर देते हैं। ग्रेट जॉब। तो आज हमने क्या समझा? हमने सोशल हेल्थ की डेफिनेशन देखी और ये भी देखा कि एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट किन चीजों से बनता है। लेकिन खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए इन सब में से सबसे बड़ा दुश्मन है मेंटल स्ट्रेस। ये जो कंपटीशन और एग्जाम का प्रेशर है, इससे एक साइलेंट किलर पैदा होता है। ये क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर यानी पार्ट 2 में, तो जरूर देखना। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड स्टे। नमस्ते दोस्तों, सोशल हेल्थ चैप्टर 9 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने सोशल हेल्थ की फाउंडेशन, उसकी नींव के बारे में बात की थी। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो इस पूरी नींव को हिला सकती है, और वो है मेंटल स्ट्रेस। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, एक ऐसे अनकहे दुश्मन की तरह जो चुपके से हमारी लाइफ में आ जाता है। तो चलिए इस साइलेंट किलर को आमने सामने से देखते हैं और समझते हैं। अच्छा, आप जरा इस स्लाइड को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है ना? एक तरफ है 1998, वो जमाना जब माँ बाप बच्चों को खेल कूद से जबरदस्ती अंदर लाते थे कि चलो पढ़ाई करो, और दूसरी तरफ है आज का टाइम जहां पेरेंट्स को बच्चों को फोन से उठाकर बाहर खेलने के लिए भेजना पड़ता है। जनरेशन गैप तो सुना था, ये तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल गैप हो गया है। लेकिन सोचिए इस बदलाव के पीछे क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर बढ़ता हुआ कंपटीशन और हर चीज में आगे निकलने का प्रेशर? इसी क्यों की तह तक आज हम जाएंगे। तो पहला सवाल, ये स्ट्रेस, ये तनाव आखिर आता कहाँ से है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है हमारे आसपास की दुनिया। 1 मिनट के लिए सोचिए, ये सोसाइटी एक बड़े से प्रेशर कुकर की तरह है नहीं? हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, इंफॉर्मेशन का प्रेशर। सीटी बजने से पहले की जो आवाज होती है ना, वो हमेशा हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। चलिए इस कुकर की कुछ एक्सटर्नल नॉब्स को थोड़ा घुमा कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हम पर कितना प्रेशर डालते हैं। ओके, सो ये 3 ट्रिगर्स हैं हमारे स्ट्रेस के साइलेंट पार्टनर्स हैं। सबसे पहला, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर एंड केओस, मतलब अव्यवस्था। सुबह स्कूल के लिए निकलो तो ट्रैफिक, क्लास में शोर, मार्केट में भीड़, हर जगह एक अनजानी सी भागदौड़। ये बाहर का केओस धीरे धीरे हमारे दिमाग में भी उतर जाता है। दूसरा, कांस्टेंट क्राइम एंड वायलेंस। हम न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर अजीब अजीब वीडियोस आती हैं। ये सब देखकर सबकॉन्शियसली यानी हमारे मन के किसी कोने में एक डर सा बैठ जाता है। और तीसरा, जो शायद आजकल सबसे रिलेटेबल है, प्रेशर फॉर फास्ट मनी। हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर कैसे जल्दी अमीर बन रहे हैं और एक प्रेशर बन जाता है कि यार हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए। ये तीनों मिलकर एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह हमेशा चलते रहते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बात, लेकिन स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंदर से, हमारे अपने पर्सनल वर्ल्ड से आता है। जब बाहर इतना शोर और प्रेशर हो तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने आप को एक शेल में, एक कवच में बंद कर लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है द आइसोलेशन फैक्टर, अकेलापन। लोनलीनेस, जो स्ट्रेस के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करता है, उसे और भी बढ़ा देता है। देखते हैं कैसे। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, अपनी क्लास में, अपनी कोचिंग में या अपने दोस्तों के ग्रुप में आप कौन हैं? क्या आप वो हैं जो सबसे पहले बात शुरू करते हैं, हर डिस्कशन में, हर प्लान में शामिल होते हैं, यानी हाईली इंटरैक्टिव? या फिर आप वो हैं जो जरूरत पड़ने पर या जब मूड होता है तभी बात करते हैं, ओकेजनली इंटरैक्टिव? या आपको ज्यादातर अकेले रहना, अपने काम से काम रखना पसंद है, नॉन इंटरैक्टिव? ईमानदारी से सोचिए, आप इन तीनों में से कौन है? आपकी टेक्स्ट बुक भी इस बारे में बात करती है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हाईली या ओकेजनली इंटरैक्टिव होते हैं, उनके पास बात करने के लिए, शेयर करने के लिए लोग होते हैं, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जो नॉन इंटरैक्टिव होते हैं, वो अक्सर सारा स्ट्रेस अकेले झेलते हैं। ऐसा होता क्यों है? कई बार पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है या हम मोबाइल की डिजिटल दुनिया में इतने खो जाते हैं कि लोगों से आमने सामने कनेक्ट करना मुश्किल लगता है।
द क्रूशियल पॉइंट ये है कि दोस्त और परिवार एक सेफ्टी नेट की तरह है। जब आप गिरेंगे तो वो आपको संभाल लेंगे। इस नेट के बिना स्ट्रेस की चोट बहुत बहुत गहरी लगती है। तो जब ये स्ट्रेस, ये तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और अकेलेपन में कोई सहारा भी नहीं मिलता, तब क्या होता है? तब कुछ लोग इससे बचने का, इससे एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये रास्ता एक बहुत ही खतरनाक जाल है, एक ट्रैप, जिसे हम कहते हैं एडिक्शन। ये एडिक्शन का जाल, ये ट्रैप आखिर बनता कैसे है? अक्सर इसके 3 धागे होते हैं। पहला, पीयर ग्रुप प्रेशर। दोस्त कहते हैं, अरे एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, और हम उनके सामने कूल दिखने के चक्कर में मना नहीं कर पाते। दूसरा, इमिटेटिंग एल्डर्स। जब हम बड़ों को स्मोक करते या ड्रिंक करते देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही बड़प्पन की निशानी है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा धोखा है, फॉल्स सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड। फिल्मों में, सोशल मीडिया पर इन चीजों को इतना कूल और स्टाइलिश दिखाया जाता है, पर असलियत में ये सिर्फ एक जाल है, एक ट्रैप, जिसमें फंसना तो बहुत आसान है पर निकलना उतना ही मुश्किल। इस 2 मिनट के कूल फील की कीमत पता है क्या है? परमानेंट डैमेज। चलिए इसकी साइंस को थोड़ा सिंपल तरीके से समझें। ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं। इन्हें आप मैसेंजर्स समझ लो। ये ड्रग्स उन मैसेंजर्स को या तो ब्लॉक कर देते हैं या उनकी नकल करके पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। नतीजा, आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इससे आपका मसल सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगता है, क्योंकि मसल्स तक ब्रेन से सही सिग्नल ही नहीं पहुंच पाते। और सबसे बड़ा खतरा है आपके हार्ट को। ये चीजें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को अननेचुरली बहुत बढ़ा देती हैं, जिससे आपका दिल बेचारा हमेशा ओवरटाइम काम करता है और धीरे धीरे थक जाता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आप अपनी बॉडी का कंट्रोल, अपनी ताकत और अपने दिल की हर धड़कन सब दांव पर लगा देते हैं। तो इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए। स्ट्रेस एक बंदूक का ट्रिगर है, उसको दबाना है या नहीं ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने एडिक्शन का ट्रिगर दबा दिया तो उससे निकली गोली आपकी जिंदगी ले सकती है। स्ट्रेस से लड़ने के 1000 सही रास्ते हैं, प्लीज ये गलत रास्ता मत चुनिएगा। याद रखिए, स्ट्रेस बुरा है, नो डाउट, पर उससे डील करने का आपका तरीका आपकी जिंदगी तय करता है। अगले एक्सप्लेनर में हम इस अंधेरे को और करीब से देखेंगे। हम टोबैको और गुटखा के पीछे का साइंस समझेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम उस एक पल की बात करेंगे जब कोई दोस्त आपको ऑफर करता है और आपको ना कहना होता है। कैसे कहें वो ना, बिना दोस्ती तोड़े? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्ट्रेस फ्री रहने। हेलो एंड वेलकम बैक साइंस चैंपियंस। पिछली बार हमने स्ट्रेस के दिमागी और बायोलॉजिकल पहलुओं को समझा था। आज उसी कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। ये है सोशल हेल्थ पार्ट 3। और आज हम एक ऐसे जाल की बात करेंगे, एक ऐसे ट्रैप की जिसकी शुरुआत तो दोस्तों के बीच स्ट्रेस से होती है, लेकिन अंजाम बहुत खतरनाक होता है। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप अपने दोस्तों के कूल ग्रुप में हो, सब हंसी मजाक चल रहा है, सब चिल कर रहे हैं, और अचानक कोई एक पैकेट निकालता है और कहता है, अरे लेना एक बार ट्राई, कुछ नहीं होता। बस उस एक पल में आपके दिमाग के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों में फिट होने का प्रेशर और अंदर से आती सही गलत की आवाज, और उस प्रेशर में आप हाँ कह देते हो। बस यही रुक जाओ। वो जो 1 सेकंड का डिसीजन था ना, वही शुरुआत है एक बहुत बड़े जाल की, जिसे कहते हैं एडिक्शन। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो इस कूल दिखने के पीछे छिपा है। आज हम इस जाल की हर कड़ी को तोड़कर समझेंगे। तो सबसे पहले चलो इसे साइंटिफिकली समझें। एडिक्शन ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बायोलॉजिकली इसका मतलब है किसी केमिकल का गुलाम बन जाना। ऐसी गुलामी जहां आपका दिमाग आपका कंट्रोल खो देता है। आसान भाषा में, आपके ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है ना, उसको ये केमिकल हाईजैक कर लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जाल काम करता ही क्यों है? क्यों खास तौर पर एडोलेसेंस यानी आप जैसे यंग लोगों पर इसका असर इतना गहरा होता है? चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। और पता है, ये बात आपकी टेक्स्ट बुक भी मानती है। अगर आप पेज 103 खोलेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। इसका मतलब साफ है, साइंस भी यही कहती है और आपका सिलेबस भी यही कहता है कि इस उम्र में दोस्तों का असर यानी पीयर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट। तो 3 मेन रीजंस हैं इसके पीछे। पहला, पीयर ग्रुप प्रेशर। सब कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो ग्रुप से बाहर हो जाऊंगा, ये डर।
दूसरा है इमिटेशन, यानी नकल करना। बड़ों को, फिल्म के हीरोज को देखकर लगता है कि यही बड़े होने की निशानी है। और तीसरा, सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड, एक झूठी शान, एक गलत फहमी कि इससे हम कूल या अमीर लगेंगे। तो इन सब सोशल साइकोलॉजिकल रीजंस का असली सच क्या है? साइंस क्या कहती है? बिल्कुल साफ साफ सुनो। ये चीजें आपको ना कूल बनाती हैं, ना बड़ा, ना अमीर। ये आपको बस एक केमिकल का गुलाम बनाती हैं, पीरियड। इतनी सी है इसकी साइंस। चलो, दिमाग वाला जाल तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी कीमत हमारी बॉडी कैसे चुकाती है? अब देखते हैं टोबैको और गुटखा का असली भयानक अंजाम। जरा सा का सौदा देखो। एक तरफ है कुछ पल का नशा, एक टेम्पररी किक, और दूसरी तरफ क्या है? परमानेंट डैमेज, हमेशा के लिए खराब हुए आपके जरूरी ऑर्गन्स, आपकी हेल्थ। अब आप ही बताओ, क्या ये सौदा अक्लमंदी का लगता है? और ये बर्बादी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। स्टेप 1, तुमने इस जहर को अंदर लिया। स्टेप 2, इसके अंदर के जो कार्सिनोजेंस हैं, यानी कैंसर फैलाने वाले एजेंट्स, वो सीधा आपके हेल्दी सेल्स पर हमला करते हैं। और स्टेप 3, धीरे धीरे आपके जरूरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो कौन से सिस्टम्स इसकी चपेट में आते हैं? सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग स्लो, याददाश्त कमजोर। फिर आपका मसल सिस्टम, शरीर में कमजोरी आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इन सबसे बड़ा, सबसे भयानक खतरा है इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ये टेक्निकल सा वर्ड लग रहा है ना? इसका एक ही मतलब है, कैंसर। सीधा साफ कैंसर, खास करके मुंह का और लंग्स का। ओके, तो इस जाल को, इस जंजीर को तोड़ना कैसे है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सिर्फ एक छोटा सा शब्द जिसमें बहुत ताकत है, और वो शब्द है नहीं। और हां, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, सच्चा दोस्त कभी नहीं कहेगा कि तुम अपनी हेल्थ खराब करो। जो तुमको ये जहर ऑफर कर रहा है ना, वो दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो, अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम टिप। बोर्ड एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया ना, एडोलेसेंस में एडिक्शन के क्या कारण हैं, तो बस ये 3 पॉइंट्स लिख देना। पहला, पीयर प्रेशर। दूसरा, इमिटेशन ऑफ एल्डर्स। और तीसरा, फॉल्स नोशंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड। पक्का पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो, जो पढ़ा है उसको टेस्ट करते हैं। आ गया है हमारा एग्जाम कॉर्नर। एक छोटा सा क्विज, देखते हैं कि आप इस जाल को पहचान पाते हो या नहीं। तैयार? ओके, पहला सवाल ध्यान से सुनो। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम्स हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं? सोचो, अभी बताया था मैंने। और सही जवाब है द नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम और हार्ट। जिसका जवाब सही था, शाबाश, वेल डन। चलो, अगला सवाल। ये पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, यानी दोस्तों का असर, एडोलसेंस के लिए इतना डेंजरस क्यों है? थोड़ा सोचना इसके बारे में। और इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि इस उम्र में आप पेरेंट्स या टीचर्स से ज्यादा अपने दोस्तों की सुनते हो और उनकी आदतें अपनाते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ठीक है, आखिरी सवाल। तंबाकू का मुंह पर होने वाला एक सबसे बड़ा, सबसे मेजर इफेक्ट क्या है? बिल्कुल, जवाब है इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब ये कैंसर पैदा करता है। बहुत बढ़िया, अगर आपने सारे जवाब दिए तो अमेजिंग। रुको, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तंबाकू तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगली बार पार्ट 4 में हम इससे भी खतरनाक चीजों की बात करेंगे। ऐसे लिक्विड जहर जो आपके लिवर को गला देते हैं, और ऐसे पाउडर्स जो आपके दिमाग को भून देते हैं। डेंजर का लेवल बढ़ने वाला। तो अगले एक्सप्लेनर तक इस सवाल के बारे में सोचना, जब जहर एक बॉटल में बंद होकर आता है तब क्या होता है? इसके पीछे की साइंस को हम पार्ट 4 में डिकोड करेंगे। तब तक होशियार रहो, जानकारी रखो और सबसे जरूरी एडिक्शन फ्री रहो। मिलते हैं बहुत। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। याद है पिछली क्लास में हमने ड्राई पॉइजन्स, मतलब टोबैको और गुटखा की बात की थी। वेल, आज हम एक लिक्विड पॉइजन की दुनिया में डाइव करने वाले हैं, जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। स्क्रीन पे देखो। They say I drink to forget my problems। कितनी कॉमन लाइन है ना? लोग सोचते हैं चलो पीकर सब भूल जाते हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है आप प्रॉब्लम्स भूल नहीं रहे, आप इनफैक्ट अपने ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ही डिलीट कर रहे हैं। सोचो, जिस हथियार से लड़ना था आप उसी को तोड़ रहे हो। यही है इस नशे की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियली शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का पार्ट 4, द पॉइजन।
और आज का फोकस बिल्कुल साफ है। हम डिटेल में समझेंगे कि ये अल्कोहल और ड्रग्स आखिर कैसे हमारी बॉडी और सोसाइटी दोनों को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखो, रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम द लिक्विड ट्रैप को समझेंगे, ये है क्या। फिर हम अल्कोहल को द स्लो पॉइजन के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम इसके सोशल हेल्थ पर असर की बात करेंगे। फिर आएगा ड्रग्स द डेडली शॉर्टकट, और हाँ, एंड में आप सबके लिए एक छोटा सा बोर्ड एग्जाम चेक इन भी है। रेडी? ओके, सो सेक्शन 1, द लिक्विड ट्रैप। ये नाम सुन के दिमाग में क्या आता है? एक लिक्विड का जाल? एग्जैक्टली। सवाल ये है कि आखिर लोग इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? अपील क्या है इसका, और कैसे ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है? चलो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। राइट, तो हमारा पहला पॉइजन है अल्कोहल, जिसे हम कह रहे हैं द स्लो पॉइजन। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है, पता भी नहीं चलता, और ये आपके शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। अच्छा, एक काम करो, सब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में एडिक्शन वाला टॉपिक खोलो और हम सीधा इसके बायोलॉजिकल डैमेज पर फोकस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है अल्कोहलिज्म की? देखो, टेक्स्ट बुक कहती है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक मतलब जो बीमारी लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती। इसमें होता क्या है, एक इंसान एक्सेसिव यानी हद से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, और ये अल्कोहल बॉडी में जाके क्या बनता है? एक टॉक्सिन, बेसिकली जहर। और ये जहर सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, उसको डिप्रेस करता है, यानी उसकी फंक्शनिंग को स्लो कर देता है। तो ये डैमेज होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझो। स्टेप 1, जैसे ही अल्कोहल बॉडी में जाता है, सबसे पहला अटैक होता है नर्वस सिस्टम पर। आपने देखा होगा ना, शराब पीने के बाद लोग ठीक से चल नहीं पाते, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बोलने में लड़खड़ाते हैं। ये सब इसीलिए होता है। स्टेप 2, नर्वस सिस्टम के बाद नंबर लगता है लिवर का। लिवर क्या है? अपनी बॉडी का फिल्टर है, सफाई कर्मचारी। पर जब आप उस पर रोज जहर डालोगे तो बेचारा कितना काम करेगा? वो ओवरवर्क होकर फेल हो जाता है। और इन सबका फाइनल रिजल्ट? स्टेप 3, लाइफ स्पैन कम हो जाती है। सिंपल एज दैट। और लिवर फेलियर से जुड़ी एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, लिवर सिरोसिस। बेसिकली ये वो फाइनल स्टेज है जब लिवर इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो बस काम करना बंद कर देता है। और हाँ, इस टर्म को हाईलाइट कर लो, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, लिवर सिरोसिस, याद रखना। ओके, सो अभी तक हमने बायोलॉजिकल डैमेज की बात की कि पीने वाले की बॉडी के साथ क्या होता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रिमेंबर, हमारे चैप्टर का नाम सोशल हेल्थ। तो अब हम देखेंगे कि ये पॉइजन सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसकी पूरी सोशल लाइफ, उसके परिवार को कैसे बर्बाद करता है। स्क्रीन पर जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ क्लियर कर देता है। एक तरफ है एक एडिक्ट की रियलिटी और दूसरी तरफ एक हेल्दी लाइफ। देखो जरा, एडिक्ट की लाइफ में क्या है? सोचने की शक्ति, रैशनल थिंकिंग गायब, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की हमेशा कमी, और फैमिली में स्ट्रेस, झगड़े, वायलेंस। अब इसके ऑपोजिट देखो, हेल्दी लाइफ में क्या है? क्लियर जजमेंट, सही डिसीजन लेने की पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और परिवार में शांति, हार्मनी। फर्क देख रहे हो? जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी हमने अल्कोहल की बात की जो एक स्लो पॉइजन है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो स्लो नहीं, फास्ट है, बहुत फास्ट। ड्रग्स। ये बर्बादी का डेडली शॉर्टकट है। अगर अल्कोहल एक धीमी आग है तो ड्रग्स एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह है। चलिए देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक इसके बारे में क्या डिटेल्स देती है। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओरिजिन्स, ड्रग्स आते कहां से हैं? तो कुछ तो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे ओपियम, गांजा, और कुछ होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स, यानी लैब्स में बनाए हुए। फिर की टारगेट्स, ये अटैक कहां करते हैं? सीधा नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम और हार्ट पर। सोचो, बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और द ट्रैप, ये जाल बिछाया कैसे जाता है? अक्सर पीयर प्रेशर से, दोस्तों ने कहा एक बार ट्राई कर ले, या फिर एक झूठी हाई स्टैंडर्ड इमेज बनाने के चक्कर में। और इस ट्रैप का द आउटकम, अंजाम क्या है? एक ही शब्द में, बर्बादी, परमानेंट डैमेज और एक खोया हुआ फ्यूचर। और प्लीज एक शब्द पर फोकस करो, परमानेंट। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां आप रीसेट बटन दबा सकते हो। ड्रग्स से होने वाला डैमेज अक्सर परमानेंट होता है। मतलब एक बार बॉडी का कोई पार्ट खराब हो गया तो वो वापस ठीक नहीं होगा। नो सेकंड चांसेस, नो टर्निंग बैक। सीरियसली। ऑलराइट, काफी हैवी टॉपिक था, आई नो। तो अब थोड़ा ब्रेन को टेस्ट करते हैं। टाइम फॉर आवर बोर्ड एग्जाम चेक इन। रेडी हो? चलो देखते हैं आज की क्लास में कितना ध्यान था। लेट्स लॉक इन द फैक्ट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली बॉडी के किस सिस्टम को इफेक्ट करती है? सिंपल क्वेश्चन, सोचो सोचो। एंड द आंसर इज
द नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही। याद है ना, हमने बात की थी बैलेंस का जाना, ठीक से बोलना पाना, ये सब इसका ही काम है। वेल डन। ओके, नेक्स्ट वन। नर्वस सिस्टम के अलावा वो दूसरा कौन सा वाइटल ऑर्गन है जिसे अल्कोहलिज्म से सीवियर डैमेज होता है? यस, एकदम करेक्ट, द लिवर, बॉडी का बेचारा फिल्टर जो जहर साफ करते करते खुद ही खराब हो जाता है। परफेक्ट। And the last question for today. What happens to the lifespan of an alcoholic? उसकी जीने की उम्र का क्या होता है? इट डिक्रीजेज। सिंपल, साफ, सच। उसकी लाइफ छोटी हो जाती है। इट्स अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है? आज के लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि एडिक्शन एक बीमारी हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत एक चॉइस होती है। एक ऐसी चॉइस जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसे हम नो कह सकते हैं। और मैं आज की क्लास इस एक सवाल के साथ एंड करना चाहता हूं। एक सवाल जो आप खुद से जरूर पूछना। इज अ टेम्पररी एस्केप वर्थ अ परमानेंट ट्रैप? क्या थोड़ी देर के झूठे मजे के लिए लाइफ लॉन्ग पछतावे के जाल में फंसना वर्थ इट है? इस पर सोचना जरूर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के पार्ट 5 में एंटर करेंगे, सोसाइटी एंड सिकनेस। वहां हम एड्स और टीबी जैसी इनक्योरेबल डिजीजेस की बात करेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट उनसे जुड़े सोशल स्टिग्मा पर। तो अगली क्लास मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखो। हे मेरी साइंस स्क्वाड व्हाट्सअप, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 9 सोशल हेल्थ का पार्ट 5। पिछले पार्ट्स में हमने उन चीजों की बात की जो हमारी चॉइस होती है, जैसे कि एडिक्शन, बट आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो हम चुनते नहीं हैं, जैसे कि बीमारियां और बुढ़ापा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक बात सोचो, आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हो और किसी ने जोर से खांस दिया। हम सब सबकॉन्शियसली थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, राइट? या फिर कभी पार्क में किसी बुजुर्ग को अकेले बेंच पर बैठे देखा है, जबकि उनके आसपास सब लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फिर भी वो अकेले हैं। बस यहीं से, इसी डर और अकेलेपन से हमारी सोशल हेल्थ की असली कहानी शुरू हो। देखो, हमारी सोसाइटी में ना कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई लंबी बीमारी हो गई या बुढ़ापा, इनके साथ एक स्टिग्मा जुड़ जाता है, एक डर का माहौल बन जाता है। और इसी डर की वजह से लोगों के बीच के जो सोशल बॉन्ड्स हैं, जो रिश्ते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो सीधा हमारी सोशल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला जो सबसे पहला बड़ा फैक्टर है वो है बीमारी और उससे जुड़ा हुआ ये सोशल स्टिग्मा। चलो सब अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 101 या 102 खोलो और इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कुछ इनक्योरेबल डिजीजेस, मतलब ऐसी बीमारियां जिनका फिलहाल कोई पक्का इलाज नहीं है, वो सोशल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनमें कौन कौन सी आती हैं? एड्स, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, कैंसर और हाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स। पर आखिर ऐसा है क्या कि इनके नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं? ये डर इसीलिए है क्योंकि इन बीमारियों से सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा मतलब शर्म या डर का एक ऐसा निशान जो उस इंसान से जुड़ जाता है और लोग उससे दूरी बना लेते हैं। ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, यानी समाज से अलग थलग कर देना, वो पेशेंट के लिए कभी-कभी बीमारी से भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। पता है, लोगों के बीच एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि एड्स जैसी बीमारी किसी से हाथ मिलाने से या उसके साथ बैठकर खाना खाने से भी फैल सकती है। ये डर सिर्फ और सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन से पैदा होता है और इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ओके एवरीवन, लिसन अप। दिस इज अ मिथ बस्टर मोमेंट, साइंस फैक्ट। ये बात बिल्कुल 100% झूठ है, एब्सोल्युटली फॉल्स। एड्स कैजुअल कांटेक्ट से, मतलब छूने से, गले मिलने से या साथ खाना खाने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते इन मिथ्स को तोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। सच जानो और सच फैलाओ। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े इशू पर जो हमारी सोशल हेल्थ को गहराई से अफेक्ट करता है, बुढ़ापे का अकेलापन, द लोनलीनेस ऑफ ओल्ड एज। ये एक ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे हमारे घरों में बढ़ रही है और हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, राइट, जहाँ दादा दादी, नाना नानी परिवार का सेंटर होते थे। सब मिलकर उनका ख्याल रखते थे, बातें होती थी। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब है न्यूक्लियर फैमिलीज। मम्मी पापा दोनों काम के लिए बाहर जाते हैं और घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो अक्सर पूरा दिन अकेले रह जाते हैं। और अकेलेपन का नतीजा,
ये बहुत सीरियस हो सकता है। बुजुर्गों में लोनलीनेस फील होना, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ना और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी बात कहने के लिए, अपना टाइम शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अपनी टेक्स्ट बुक में इस सवाल को स्टार मार्क कर लो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, आप अपने घर में एक क्रॉनिकली इल यानी लंबी बीमारी से जूझ रहे बुजुर्ग इंसान की मदद कैसे करेंगे? और इसका जवाब ध्यान से सुनो। सिर्फ टाइम पर दवाइयाँ देना काफी नहीं है। असली हेल्प है उनकी सोशल हेल्थ को बूस्ट करना। और वो कैसे होगा? उनके साथ थोड़ा वक्त बिताकर, उन्हें मेडिसिन देकर और सबसे जरूरी उनसे बातें करके। बस उनकी सुन लो, उन्हें इतना अच्छा लगेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? इसका इलाज किसी मेडिसिन में नहीं, बल्कि हम सबकी सोच में है। एंड दैट सोल्यूशन इज अवेयरनेस, यानी जागरूकता। एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में आपका यानी यंग जनरेशन का रोल सबसे बड़ा है। तो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बस ये 2 स्टेप्स याद रखो। पहला, एक्सेप्टेंस। जिन लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन्हें सोसाइटी का एक नॉर्मल मेंबर समझो, उनसे दूर मत भागो। और दूसरा स्टेप, केयर। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखो, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी। उनके मन का भी ख्याल रखो। और ये बात हमेशा याद रखना, एक ऐसी सोसाइटी जो अपनी बीमार और बुजुर्ग लोगों को इग्नोर करती है, नजरअंदाज करती है, वो सोसाइटी खुद कभी सोशली हेल्दी नहीं हो सकती। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, अब टाइम है हमारे फेवरेट सेक्शन का, द बोर्ड एग्जाम चेक इन। चलो एक क्विक टेस्ट हो जाए कि आपने इस टॉपिक से क्या क्या सीखा। रेडी? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, कोई भी 2 ऐसी इनक्योरेबल डिजीजेस के नाम बताओ जो हमारी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कम ऑन, सोचो, अभी पढ़ा था। एग्जैक्टली। जवाब है एड्स, टीबी, लेप्रेसी या कैंसर। इनमें से कोई भी 2 नाम लिख दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। सिंपल। सवाल नंबर 2, न्यूक्लियर फैमिलीज में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो अक्सर मेंटल स्ट्रेस का शिकार क्यों हो जाते हैं? व्हाट्स द मेन रीजन? बिल्कुल सही। इसका सबसे बड़ा रीजन है अकेलापन, लोनलीनेस और परिवार के बाकी लोगों से इंटरैक्शन यानी बातचीत की कमी। ओके, और ये रहा आज का आखिरी सवाल। हमें एक लंबी बीमारी से परेशान बुजुर्ग इंसान के साथ कैसा बर्ताव, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए? सही जवाब है, हमें घर में एक पॉजिटिव, एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखना चाहिए। उनकी हेल्प करनी चाहिए और उन्हें कभी भी, भूल कर भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो हम पर बोझ है। तो ये थी बात सोसाइटी, सिकनेस और ओल्ड एज की। लेकिन अगले पार्ट में यानी पार्ट 6 में हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसका वायरस नहीं बल्कि एक स्क्रीन है। सवाल सिंपल है, क्या आप एक स्क्रीन स्लेव हैं? पार्ट 6 में मेरे साथ जुड़ना मत भूलना, जहां आप डिस्कस करेंगे कि आपका स्मार्टफोन आपको अकेला क्यों बना रहा है और गेमिंग एडिक्शन के क्या डेंजर्स हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो और हाँ, अब थोड़ी देर के लिए फोन का साइड में रख दो। जल्द। हेलो साइंस स्क्वाड, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं सोशल हेल्थ चैप्टर के पार्ट 6 में। आज का टॉपिक यारो इतना रिलेटेबल है कि आप सब कहोगे, हाँ ये तो मेरी ही कहानी है। ये जो फोन हमारे हाथ में है, क्या ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? क्या हम इसके मालिक हैं या ये हमारा? चलिए आज इस डिजिटल दुनिया की सच्चाई को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो डिवाइस आपके हाथ में है, इसके मास्टर आप हैं या उसने आपको अपना स्लेव यानी गुलाम बना लिया है? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए इस बारे में। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम डिजिटल ज़ॉम्बीज के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। उसके बाद हम सोशल लाइफ पर इसके असर को समझेंगे, सेल्फी के पीछे छिपे खतरे को जानेंगे और हाँ, एंड में एक छोटा सा नॉलेज चेक भी हो। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। आपने देखा है ना अपने आसपास, लोग चल रहे हैं पर आंखें फोन पर, खाना खा रहे हैं पर ध्यान स्क्रीन पर। ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल मूवीज वाले ज़ॉम्बीज की तरह। इसी फिनोमेनन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 104 पर ब्लू व्हेल जैसे डेंजरस गेम्स का जिक्र है। पता है ये क्या है? ये सिर्फ गेम्स नहीं, ये डिजिटल ट्रैप्स हैं, एक जाल जिसमें लोग फंसते जाते हैं। ये हमें एक झूठा सेंस ऑफ कंट्रोल देते हैं, जबकि असलियत में ये हमें ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं हम मास्टर हैं, पर क्या पता हम ही इसके गुलाम बन चुके हों। अच्छा, ये सब तो हो गया मेंटल साइड, पर इसका असर हमारी बॉडी, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और हमारी बॉडी प्रोटेस्ट करती है, वो हमें सिग्नल्स देती है।
आइए देखते हैं वो सिग्नल्स क्या है। देखिए, थकान और सर दर्द तो बहुत कॉमन है, पर कुछ सीरियस चीजें भी हैं, जैसे इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी। ये इसलिए होता है क्योंकि फोन की ब्लू लाइट हमारे स्लीप हार्मोन को आने से रोकती है। फिर है फॉरगेटफुलनेस यानी चीजें भूलना। एक अजीब प्रॉब्लम है टिनिटस, जिसमें कानों में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है। और हाँ, जोड़ों में दर्द और आंखों की कमजोरी तो है ही। ये सब आपकी बॉडी के SOS सिग्नल्स हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि सेलफोन से जो रेडिएशन निकलती है वो बच्चों की हड्डियों में अडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा आसानी से घुस जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जैसे स्टूडेंट्स पर इसका रिस्क आपके पेरेंट्स से भी कहीं ज्यादा है। बहुत सीरियस बात है। कितनी अजीब बात है ना। टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ें, पर हो इसका उल्टा रहा है। ये हमें अकेला बना रही है, एक ऐसी भीड़ में जहां सब साथ होकर भी अकेले हैं। चलिए इसके सोशल और मेंटल इम्पैक्ट को देखते हैं। आपकी बुक में फिगर 9.6 है, जिसमें एक लड़का फोन में देखते हुए अकेले खाना खा रहा है। ये सॉलिटरी होने का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब है लोगों के बीच होते हुए भी उनसे इमोशनली और मेंटली पूरी तरह से कट जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड बन जाती है। हम अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों से ठीक से बात नहीं कर पाते। धीरे धीरे हम दूसरों की फीलिंग्स को समझना बंद कर देते हैं, मतलब इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और सोचिए, जब हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, तो जब हमें जरूरत होगी तो कौन आएगा? और ये वार्निंग काफी सीरियस है। टेक्स्ट बुक कहती है कि जब सोशल इंटरेक्शन इतना कम हो जाता है तो ऑटिज्म लाइक प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। मतलब इंसान लोगों से मिलने जुलने से इतना कट जाता है कि वो अकेले रहना ही पसंद करने लगता है। इट्स अ सीरियस विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। ओके, अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे खतरनाक पहलू पर, सेल्फी। एक आम सी चीज है, रोज लेते हैं हम, पर ये कब जानलेवा यानी डेडली बन जाती है? लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए एक नया शब्द बनाया गया है, सेल्फी साइड। इसका मतलब है सेल्फी लेने में इतना खो जाना कि आपको आसपास के खतरे का अंदाजा ही न रहे और उसकी वजह से एक्सीडेंट में मौत हो जाए। हम रोज न्यूज में पढ़ते हैं, कोई सेल्फी लेते हुए पहाड़ी से गिर गया या ट्रेन के सामने आ गया, जस्ट फॉर वन पिक्चर। तो सवाल फिर वही है, क्या एक फोटो कुछ लाइक्स के लिए आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इसकी कीमत आपकी जान हो सकती है? द आंसर माय फ्रेंड्स इज अ बिग नो। और सबसे शॉकिंग बात, आपकी टेक्स्ट बुक इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट या लापरवाही नहीं कहती, ये कहती है कि ये एक मेंटल इलनेस यानी एक मानसिक बीमारी का रिजल्ट है। जब एक फोटो लेने का जुनून इंसान की जान से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये एक सीरियस इशू है। चलिए, इतनी सीरियस बातों के बाद अब थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं। टाइम फॉर अ क्विक क्विज। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेडी? सवाल नंबर 1, मोबाइल फोन्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली कोई भी 2 फिजिकल प्रॉब्लम्स बताइए। सोच लीजिए आराम से। और सही जवाब है हेडेक यानी सर दर्द, इंसोम्निया यानी नींद न आना, टिनिटस यानी कानों में सीटी बजना, या फिर जॉइंट पेन्स। इनमें से कोई भी 2 लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को सेल फोन रेडिएशन से अडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा खतरा क्यों होता है? याद करिए, हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर बात की थी। बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि रेडिएशन बच्चों की हड्डियों में ज्यादा आसानी से और ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। और ये रहा आखिरी सवाल, उस टर्म को क्या कहते हैं जब कोई इंसान सेल्फी लेते वक्त खतरों से बेखबर हो जाता है? द आंसर इज सेल्फी साइड। आई होप ये नया वर्ड अब आपको हमेशा याद रहेगा, फॉर ऑल द राइट रीजंस। तो पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, एक औजार। उसको नॉलेज के लिए यूज कीजिए, आगे बढ़ने के लिए यूज कीजिए। उसको अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में लाएंगे जिससे आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकें? जो भी आपका आइडिया है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम पार्ट 7 में हम साइबर क्राइम्स की दुनिया में चलेंगे। तब तक फोन को थोड़ा साइड रखिए और रियल लाइफ को एंजॉय कीजिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 सोशल हेल्थ, और ये है इसका पार्ट 7। पता है, पिछले पार्ट्स में हमने मोबाइल फोन के एडिक्शन की बात की थी। आज ना हम उसी डिजिटल दुनिया के एक कह सकते हैं अंधेरे कोने में चलेंगे। एक ऐसी जगह जहां चोर चेहरे पे नकाब नहीं बल्कि कीबोर्ड पहन कर आते हैं। जी हाँ,
आज हम साइबर क्राइम को अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा कानून इससे लड़ने के लिए कितना तैयार है। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आदत के मुताबिक फोन चेक करते हैं और एक मैसेज दिखता है, आपका बैंक अकाउंट 0 हो चुका है। एकदम से दिल की धड़कन रुक सी जाती है ना? वॉलेट तो आपकी जेब में है, आपने कोई चेक भी साइन नहीं किया, तो फिर आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? ये काम है एक इनविजिबल थीफ का, एक ऐसा चोर जो दिखता नहीं पर आपकी सालों की मेहनत की कमाई बस एक पल में उड़ा ले जाता है। तो चलिए इस इनविजिबल थीफ की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले के जमाने में चोरों को दीवार कूदनी पड़ती थी। आजकल के चोर इंटरनेट की फायरवॉल तोड़कर सीधा आपके फोन या कंप्यूटर में घुस जाते हैं। सोचिए, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोस्तों से जुड़ने के लिए करते हैं और ये क्रिमिनल्स उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें तोड़ने के लिए करते हैं। आइए इस अदृश्य दुश्मन की हर एक चाल को आज समझें। तो ये साइबर क्राइम आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे ना, तो ये कोई भी गैर कानूनी काम है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क या तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो खुद निशाना है। मतलब इंटरनेट की दुनिया में किया गया कोई भी जुर्म साइबर क्राइम कहलाता है। सिंपल। वैसे अगर आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक है तो आप पेज 105 खोल सकते हैं, थोड़ी आसानी होगी। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कितनी कमाल की चीज है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? तो अब हम इसके डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये साइबर क्रिमिनल्स हमला करने के लिए क्या-क्या अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक है फाइनेंशियल फ्रॉड। आपको बैंक से मैसेजेस आते रहते हैं ना, अपना पिन या OTP किसी से शेयर मत करना। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपके आधार या पैन कार्ड के डिटेल्स चोरी कर लेते हैं या फिर आपसे ही झूठ बोलकर ये सीक्रेट कोड्स ले लेते हैं और अगले ही पल अकाउंट साफ। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सब आपकी आंखों के सामने होता है पर आपको पता भी नहीं चलता। पैसों के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला होता है इंसान की इज्जत पर, सोशल मीडिया के जरिए। लोग दूसरों को परेशान करने के लिए उनके नाम से फेक अकाउंट्स बना लेते हैं। कभी कभी तो हद हो जाती है, किसी की फोटो को बदलकर, जिसे मॉर्फिंग कहते हैं, उसकी गलत तस्वीरें बना देते हैं। और सबसे आम है किसी के बारे में झूठी अफवाहें या गंदे मैसेजेस फैलाना। कानूनी भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेमेशन कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है, ये एक बहुत गंभीर जुर्म है जो विक्टिम को मेंटली तोड़ कर रख सकता है। और ये जुर्म सिर्फ हम जैसे आम लोगों तक ही नहीं रहते, इनका स्केल बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। आपने हैकिंग शब्द तो पक्का सुना होगा। इसका मतलब है किसी सरकारी डिपार्टमेंट या बड़े कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी करना। ये एक तरह की डिजिटल डकैती है। और दूसरी तरफ है पायरेसी। अगर आपने कभी भी कोई पेड मूवी, गेम या सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड किया है ना, तो अनजाने में आपने भी पायरेसी की है। ये उन लोगों की मेहनत को चुराना है जिन्होंने उस चीज को बनाया है, जिससे उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। और हाँ, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ बड़े काम ही जुर्म होते हैं। अगर कोई जानबूझकर आपके कंप्यूटर या मोबाइल को खराब करने के लिए कोई वायरस भेजता है तो वो भी एक सीरियस साइबर क्राइम है। एक छोटा सा ईमेल अटैचमेंट भी एक बहुत बड़े जुर्म का जरिया बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने खतरों के बीच हम खुद को बचाएं कैसे? क्या इसका कोई इलाज है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। इस अदृश्य चोर से लड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल हथियार है और वो है हमारा कानून, हमारा रक्षा कवच। इस कानून का नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम लोग आम भाषा में IT एक्ट 2000 कहते हैं। ये वही कानून है जो इंडिया में होने वाले सभी डिजिटल और ऑनलाइन जुर्मों से डील करने के लिए बनाया गया है। ये कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से बदलती है, इसीलिए टाइम के साथ साथ जुर्म करने के तरीके भी बदल गए। इसीलिए साल 2008 में इस कानून में जरूरी बदलाव किए गए, यानी इसे अमेंड किया गया ताकि नए नए डिजिटल क्राइम्स को भी इसके दायरे में लाया जा सके। तो अगर कोई ये जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है? क्या एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। IT एक्ट के अंदर इन क्रिमिनल्स के लिए बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान है। आइए देखते हैं क्या। अगर कोई इंसान साइबर क्राइम में दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल! जरा सोचिए, इंटरनेट पर की गई एक गलती आपकी जिंदगी के 3 साल छीन सकती है। ये कोई मामूली सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जेल ही नहीं, उस पर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना यानी फाइन भी लग सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि ऑनलाइन जुल्म करना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। डिजिटल दुनिया में की गई गलती की सजा असली दुनिया में भुगतनी पड़ती है।
अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन डिजिटल चोरों को पकड़ता कौन है? नॉर्मल पुलिस? हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जिसने इन क्राइम से निपटने के लिए एक अलग साइबर क्राइम यूनिट बनाई? ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स है जिनके पास इन हाई टेक चोरों को पकड़ने के लिए खास ट्रेनिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है। ये साइबर क्राइम यूनिट काम कैसे करती है? इसका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक्सपर्ट्स हर छोटा बड़ा डिजिटल सबूत यानी एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिर वो इंटरनेट के जाल में सुराग ढूंढते हैं कि आखिर जुर्म का सोर्स क्या है, ये हमला शुरू कहाँ से हुआ था, और आखिर में वो इन सारी कड़ियों को जोड़कर असली मुजरिम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि इंटरनेट पर आप गुमनाम हैं। आपका हर एक क्लिक एक निशान छोड़ जाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप ऑनलाइन सच में सेफ हैं या आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप सेफ हैं? अपनी ऑनलाइन आदतों के बारे में एक बार जरूर सोचना। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऑनलाइन सेफ रहिए और ऑफलाइन खुश रहिए। मिलते। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ सोशल हेल्थ। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने स्ट्रेस और उसके कॉजेस को काफी डिटेल में समझा, लेकिन अब टाइम है फाइट बैक करने का। तो आज हम स्ट्रेस से लड़ने के लिए कुछ जबरदस्त साइंटिफिक टेक्निक सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सुबह सुबह पार्क में लोगों को एक ग्रुप बनाकर बिना किसी जोक के जोर जोर से हंसते हुए देखा है? ऐसा लगता है यार, ये चल क्या रहा है? कोई सीक्रेट जोक है जो सिर्फ इनको पता है, या ये सब ऐसी पागल हो गए हैं? वेल, ये कोई राज नहीं है और आज हम इसके पीछे का साइंस समझेंगे। देखो, लाइफ में स्ट्रेस आएगा जाएगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम उसे डील करने के लिए तैयार रहें। तो चलो आज हम सब मिलकर बनाते हैं अपना पर्सनल स्ट्रेस बस्टिंग टूल किट। इसमें होंगे कुछ सिंपल पावरफुल टूल्स जो आपको किसी भी मेंटल प्रेशर से डील करने में हेल्प करेंगे। रेडी हो अपना टूल किट बनाने के लिए? तो हमारे टूल किट का सबसे पहला और बिलीव मी सबसे जरूरी टूल है बात करना, द कम्युनिकेशन फिक्स। जानते हो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं? हम चुप हो जाते हैं। हमें लगता है अकेले रहने से सब ठीक हो जाएगा, पर साइंस कहता है सोल्यूशन इसका ठीक उल्टा है। तो करना क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, टॉक। अपने दोस्तों से, टीचर्स से और सबसे जरूरी अपने पेरेंट्स से बात करो। दूसरा, राइट। अगर बोलने में अजीब लग रहा है तो लिख डालो, एक डायरी बनाओ और जो मन में है उसे कागज पर उतार दो। एंड तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस। फीलिंग्स को अंदर बंद मत करो, जैसे अ बॉटल, उसे बाहर आने दो। ट्रस्ट मी, मन का बोझ हल्का हो जाता है। अब इसके पीछे का साइंस समझो। जब हम बात करते हैं तो हमारा ब्रेन उस इमोशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है? सोचो, आपके मन में टेंशन एक उलझे हुए धागे की तरह है। जब आप बात करते हो तो आप उस उलझे हुए धागे को सुलझा रहे हो। जो चीज पहले एक अनजान सा डर लग रही थी, अब वो एक क्लियर प्रॉब्लम बन जाती है जिसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। राइट? ओके, टूल किट का दूसरा औजार है द मैजिक ऑफ हॉबीज, और ये सच में जादू की तरह काम करता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपने दिमाग की एनर्जी को स्ट्रेस से हटाओ और किसी ऐसी चीज में लगा दो जिसे करने में आपको मजा आता है। सिंपल। सोचो, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फोन स्क्रॉल? आपकी टेक्स्ट बुक कुछ फैंटास्टिक आइडियाज देती हैं, जैसे कि मटेरियल कलेक्शन लाइक स्टैम्प्स और कॉइन्स। फोटोग्राफी ट्राई कर सकते हो। रीडिंग तो बेस्ट है ही। कुकिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, यार इतने ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई एक चुन लो जो आपको अच्छा लगता हो। तो ये हॉबीज काम कैसे करती हैं? यहाँ देखो, जब आप अपनी सारी एनर्जी और माइंड को किसी पॉजिटिव काम में लगाते हो तो नेगेटिव थॉट्स पुफ अपने आप गायब हो जाते हैं। क्योंकि आपका ब्रेन एक टाइम पर 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। वो या तो एग्जाम की टेंशन ले सकता है या फिर परफेक्ट फोटो एंगल ढूंढ सकता है। चॉइस इज योर्स। अब आते हैं टूल किट के सबसे फन पार्ट पर। इन्हें मैं कहता हूँ द जॉय बूस्टर्स। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ आपका ध्यान नहीं हटाती, बल्कि एक्टिवली यानी जानबूझकर आपके अंदर खुशी पैदा करती हैं। ये स्ट्रेस के डायरेक्ट दुश्मन हैं। तो याद है वो पार्क वाले लोग? उनका राज अब खुल गया है। वो एक लाफ्टर क्लब का हिस्सा है। ये मेंटल स्ट्रेस को भगाने की एक सुपर इफेक्टिव रेमेडी है। पता है क्या होता है? जब हम सब मिलकर हंसते हैं, इवन इफ इट्स फेक, हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये आपके बॉडी के नेचुरल हैप्पीनेस ड्रग्स हैं। तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है और स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। कितना कूल है ना? हंसने के अलावा 2 और जबरदस्त जॉय बूस्टर्स हैं। एक है म्यूजिक। गाने सुनना, गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, इसमें आपका माइंडसेट बदलने की पावर है।
सैड हो तो एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो, मूड अचानक अच्छा हो जाएगा। और दूसरा है स्पोर्ट्स। खेलने से फिजिकल एक्सरसाइज होती है, डिसिप्लिन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट अकेलेपन दूर होता है। यू बिकम मोर सोशल। तो हमारा स्ट्रेस बस्टिंग टूल किट अब रेडी है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। लेट्स सी आपने कितना सीखा। रेडी? चलिए पहला सवाल एकदम आसान। फिल इन द ब्लैंक। लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे क्या? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। द आंसर इज मेंटल स्ट्रेस। लाफ्टर क्लब का पूरा पर्पस ही दिमागी तनाव को कम करना है। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने हॉबीज की इतनी लंबी लिस्ट तय की थी, कोई भी 2 हॉबीज के नाम बताओ जो स्ट्रेस कम करने में मदद करती हैं। कम ऑन, यू नो दिस। करेक्ट। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, डांसिंग। अगर आपने इनमें से कोई भी सोचा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। और आखिरी सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। हॉबीज पालने से स्ट्रेस कम होता कैसे है? उसके पीछे का मेन प्रिंसिपल क्या है? थिंक अबाउट इट। Exactly. The magic word is diversion. By diverting your energy and mind towards positive thinking, आप अपने दिमाग को एक नया पॉजिटिव काम दे देते हो और नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। Brilliant. तो देखो, ये टूल किट रोजमर्रा के स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हमें एक गहरी शांति, अ डीप सेंस ऑफ काम चाहिए, तब क्या? क्या आपने सोचा है कि हमारी हजारों साल पुरानी इंडियन टेक्निक्स इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकती हैं? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। पार्ट 9 में हम बात करेंगे फाइट बैक पार्ट 2 की, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे योगा, मेडिटेशन और नेचर की अमेजिंग हीलिंग पावर्स को। तब तक अपने इस टूल किट का इस्तेमाल करते रहिए। मिलते हैं। हर तरफ शोर, डेडलाइंस का प्रेशर और फ्यूचर की टेंशन। ऐसा लगता है ना कि स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस तो भाई एक परमानेंट गेस्ट बन गया है। सही कहा ना? और हाँ, जैसे ही पढ़ने बैठो, टिंग टिंग, ये फोन, मतलब इसकी टिंग टिंग कभी बंद ही नहीं होती। एक नोटिफिकेशन पे नजर जाती है और दूसरा आ जाता है, और हमारा फोकस, उसकी तो पूरी बैंड बज जाती है। दिमाग में तो 24/7 बस एक ही अलार्म बजता रहता है। एग्जाम्स, सिलेबस इतना सारा और टाइम बिल्कुल कम। ये जो प्रेशर कुकर वाली फीलिंग है ना, आई एम श्योर हर स्टूडेंट इससे रिलेट कर सकता है। लेकिन सोचो जरा, अगर इस पूरे केओस के बीच में कहीं एक पॉज बटन मिल जाए तो? एक ऐसी जगह जहां कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस शांति हो, सुकून। हेलो मेरी प्यारी साइंस स्क्वाड, वेलकम बैक। ये है पार्ट 9, चैप्टर 9, सोशल हेल्थ का। याद है पिछली बार हमने लाफ्टर और कम्युनिकेशन से स्ट्रेस की कैसे छुट्टी की थी? वेल, आज हम वही म्यूट बटन ढूंढने वाले हैं और इसमें हमारी मदद करेगी हमारी एंशिएंट इंडियन विजडम। तो देखो, आज का प्लान क्या है। हम 4 सुपर इफेक्टिव स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है द पावर ऑफ योगा, फिर है मेडिटेशन जो आपके ब्रेन का सीक्रेट वेपन है, उसके बाद नेचर की हीलिंग टच, और आखिर में टाइम मैनेजमेंट का जादू। और हाँ, एंड में एक बोर्ड एग्जाम चेक तो बनता है। रेडी हो? चलो फिर। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं द पावर ऑफ योगा से। और देखो, पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ हाथ पैर टेढ़े करने वाले डिफिकल्ट पोजेस के बारे में बिल्कुल नहीं है। इस सेक्शन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक का पेज 107 हमारा गाइड बनेगा। अक्सर क्या होता है ना, लोग योगा को सिर्फ आसनास से जोड़ देते हैं, बट आपकी टेक्स्ट बुक साफ साफ कहती है कि ये पूरी पिक्चर नहीं है। योगा दोस्तों एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है। मतलब इसमें आसनास के साथ साथ प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स, डिसिप्लिन, एक बैलेंस डाइट और हाँ, मेडिटेशन भी शामिल है। ये पूरा पैकेज है। तो इनको आप योगा के 4 पिलर्स यानी स्तंभ समझ सकते हो। ठीक है, पहला आसनास और प्राणायाम, ये आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन, जो आपकी लाइफ को एकदम ट्रैक पर ले आता है। तीसरा बैलेंस्ड फूड, सिंपल सी बात है, हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी खाना तो जरूरी है ही। और चौथा मेडिटेशन, ये है इनर पीस के लिए। आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, डीप ब्रीदिंग, योगिक स्लीप और योगासनास। ये जो योगिक स्लीप है ना, जिसे योगा निद्रा भी कहते हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। इसमें आप जागते रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, लेकिन आपकी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है। बेसिकली ये सब साइंटिफिक टूल्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, समझ लो, रीसेट और रिचार्ज करते हैं। चलो
अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जो मैं कह रहा हूं हर स्टूडेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है मेडिटेशन। इसे आप अपने ब्रेन का सुपर पावर भी कह सकते हो। तो अब जरा ध्यान से सुनना। लेकिन मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर टाइम तो वैसे ही इतना कम है, अब मेडिटेशन भी करें? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो, आपकी टेक्स्ट बुक 3 बहुत ही सॉलिड रीजंस देती है। पहला, ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। दूसरा, आपके टेम्परामेंट में पॉजिटिविटी लाता है। और तीसरा, ये मेंटल स्ट्रेस को नेचुरली बिना किसी दवाई के रिलीव करता है। और सुनो, एक प्रो टिप मेरी तरफ से, अगली बार जब मैथ्स या फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट उठाओ और घबराहट हो ना, बुक खोलने से पहले बस 5 मिनट मेडिटेशन करके देखना, you'll feel the difference। अच्छा, मान लो आपसे चुपचाप बैठा ही नहीं जाता। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, तो क्या करें? डोंट वरी, पीस पाने का एक और रास्ता है, और वो रास्ता है नेचर। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 107 पर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, नेचर इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि नेचर हमसे बदले में कुछ मांगती नहीं है, वो बस देती है। सुकून, खुशी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ, हम इस दुनिया का हिस्सा है। इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक कुछ ऐसी हॉबीज सजेस्ट करती है जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प करेंगी, जैसे कि गार्डनिंग, इससे पेशेंस सीखने को मिलता है, बर्ड वॉचिंग, ये आपको नेचर से कनेक्ट करती है, या फिर एक पेट पालना, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। ये सारी चीजें इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती हैं। और अब उस चीज की बात करते हैं जो शायद आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा द रूट कॉज है। पता है क्या? वो सब्जेक्ट नहीं है, वो है प्लानिंग की कमी। इसीलिए अब हम बात करेंगे मास्टरिंग योर टाइम की। एक आइडियल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए टेक्स्ट बुक कहती है कि 3 चीजों पर फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ ड्यूटीज और डिसीजन पावर। जब आप अपने दिन को, अपने काम को प्लान करते हो ना, तो आपको आगे का रास्ता साफ दिखता है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। इससे स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। ऑलराइट साइंस स्क्वाड, अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो तैयार हो एक क्विक बोर्ड एग्जाम चेक के लिए? चलो देखते हैं आज कितना कुछ दिमाग में बैठा। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आसनास के अलावा योगा के कोई 3 कंपोनेंट्स बताओ। सोचो। चलो, टाइम्स अप। सही जवाब है प्राणायाम, डिसिप्लिन और बैलेंस्ड फूड। याद है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेडिटेशन स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे करता है? सोचो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? एंड द आंसर इज, ये उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। इस कंसंट्रेशन वर्ड को बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से कौन सी हॉबीज पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प करती हैं? बिल्कुल सही, गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना और पेट पालना। एक्सीलेंट, जबरदस्त। वेल डन साइंस स्क्वाड, मुझे पूरा यकीन था आप सब सही जवाब दोगे। और अब तैयार हो जाओ इस चैप्टर के ग्रैंड फिनाले के लिए। तो अगले पार्ट में, यानी पार्ट 10 में, हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो चैप्टर 9 का ये ग्रैंड फिनाले बिल्कुल मिस मत करना। तब तक के लिए शांत रहो। हेलो मेरी साइंस स्क्वाड, और स्वागत है चैप्टर 9 सोशल हेल्थ के इस ग्रैंड फिनाले में। हमने स्ट्रेस, एडिक्शन, साइबर सेफ्टी जैसे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन आज इस पार्ट 10 में हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ हीरोज की। हाँ, वो लोग जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए आगे आते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है सलाम मुंबई फाउंडेशन, जिनकी कहानी आज हम सुनेंगे। एक पल के लिए सोचो, एक बच्चा है जो एक स्लम में रहता है। उसके आसपास पढ़ने के लिए अच्छे साधन नहीं है, खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, और सबसे टेंशन वाली बात, वो चारों तरफ से टोबैको और गुटखा की दुकानों से घिरा हुआ है। आप बताओ, ऐसे बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है? या क्या उसका कोई फ्यूचर हो भी सकता है? अब ज्यादातर लोग तो शायद कहेंगे नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आई और उसने कहा नहीं, हम इन बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देंगे। तो ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है सलाम मुंबई फाउंडेशन की, एक ऐसी मूवमेंट जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के असली हीरोज से, द सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है एक सोशल इनिशिएटिव का। ये फाउंडेशन खास तौर पर मुंबई के स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए काम करती है। अच्छा, तो इनका मिशन क्या है? ये कोई चैरिटी नहीं है जो सिर्फ पैसे दे दे। इनका मेन गोल है बच्चों को एम्पावर करना,
उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल को इतना बेहतर बनाना कि वो टबैको जैसी बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। मतलब सबसे जरूरी चीज है एम्पावरमेंट, उन्हें खुद के लिए खड़े होने की ताकत देना। और इनका काम करने का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये एम्पावरमेंट 4 पिलर्स पर बेस्ड है। पहला, एजुकेशन, यानी हर बच्चे को स्कूल भेजना। दूसरा है स्पोर्ट्स, ताकि वो फिजिकली एक्टिव और फिट रहें। तीसरा है आर्ट्स, जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकें। और चौथा बिजनेस, जिससे वो फ्यूचर के लिए जरूरी स्किल्स सीख सकें। अब आप ही सोचो, अगर एक बच्चा पढ़ाई और खेलकूद में इतना बिजी रहेगा तो उसके पास टोबैको के लिए टाइम ही कहाँ बचेगा। और जब ये चारों पिलर्स मिल जाते हैं ना, तो बनता है इनका सबसे बड़ा मिशन, पूरी सोसाइटी को टोबैको फ्री बनाना। ये काम बिल्कुल छोटा नहीं है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो बॉस और भी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सफर साल 2002 में शुरू हुआ था, एक छोटी सी शुरुआत। आज इसका असर हजारों स्कूल्स पर दिखता है और उनका सपना है आने वाले कल में यानी फ्यूचर में बच्चों के लिए एक और भी हेल्दियर सोसाइटी बनाना। चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स की बात करते हैं, ये एग्जाम के लिए जरूर याद रखना। पहला नंबर है 200। सलाम मुंबई फाउंडेशन ने अकेले मुंबई शहर के अंदर लगभग 200 स्कूल्स में अपने प्रोग्राम्स चलाए हैं। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके काम का स्केल इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मुंबई के बाहर पूरे महाराष्ट्र में ये फाउंडेशन 14,000, जी हाँ 14,000 स्कूल्स को टोबैको फ्री बनाने में मदद कर चुकी है। ये एक मैसिव जबरदस्त अचीवमेंट। अब सोचो, इतना बड़ा काम क्या अकेले किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि ये सक्सेस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ पार्टनरशिप का ही नतीजा है। इनफैक्ट एक गवर्नमेंट लेटर के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों को एक शपथ, एक ओथ दिलाई जाती है। ये है ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टोबैको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, डायरेक्ट आपसे, क्या आपने अपने स्कूल में ये ओथ ली है? अगर हाँ, तो आप भी इस ऑसम मूवमेंट का हिस्सा हैं। तो देखा आपने, सलाम मुंबई फाउंडेशन की कहानी से बेहतर एंडिंग इस चैप्टर की हो ही नहीं सकती थी। चलिए, अब वक्त आ गया है इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर रिवाइज करने का। रेडी? तो चलो फटाफट से पूरे चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। एक क्विक रिवाइंड। हमने सोशल हेल्थ से शुरू किया था, जहां अच्छे रिलेशनशिप्स जरूरी हैं। फिर हमने मेंटल स्ट्रेस और एडिक्शन जैसे पर्सनल चैलेंजेस को समझा और जाना कि लाफ्टर क्लब्स जैसे तरीके इनमें हेल्प कर सकते हैं। और आखिर में आज हमने देखा कि सलाम मुंबई फाउंडेशन जैसे सोशल हीरोज पूरी सोसाइटी की हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं। ये सब मिलकर ही बनता है सोशल हेल्थ। चलो, रिवीजन तो हो गया, अब एक फाइनल चेक हो जाए। एक क्विक क्विज, देखते हैं एग्जाम के लिए कितने तैयार हो। रेडी हो ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। महाराष्ट्र में टोबैको फ्री स्कूल्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। कम ऑन, सोचो सोचो। करेक्ट, एकदम सही जवाब है सलाम मुंबई फाउंडेशन। इसे अच्छे से याद कर लेना। दूसरा सवाल, ये फाउंडेशन किस साल से काम कर रही है? मैंने बताया था ना, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है साल 2002 से। गुड जॉब एवरीवन। और ये रहा आखिरी सवाल, गवर्नमेंट लेटर के हिसाब से स्कूल्स में कौन सी ओथ यानी शपथ ली जाती है? परफेक्ट, सही जवाब है द ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टोबैको। वेल डन मेरी साइंस स्क्वाड। और इसी के साथ हमने चैप्टर 9 सोशल हेल्थ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत बधाई। आपने सीख लिया है कि कैसे खुद को और अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखा जा सकता है। लेकिन एक मिनट, हमने अभी तक बात की उन खतरों की जो सोसाइटी से आते हैं, पर उनका क्या जो नेचर से आते हैं? अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, फ्लड्स यानी बाढ़, साइक्लोन्स यानी तूफान। जब ऐसी कोई आफत आती है तब आप क्या करेंगे? साइंस 2 का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अगले चैप्टर में हम बनेंगे डिजास्टर मैनेजर्स। तैयार हो जाइए चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। हम फर्स्ट एड, मॉक ड्रिल्स और ऐसी बुरी सिचुएशंस में कैसे सरवाइव करना है, ये सब सीखेंगे। इस सीरीज का फिनाले मिस मत करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे